हेलो दोस्तों, मैं वुड बी डॉक्टर्स, मैं वुड बी इंजीनियर्स, IITians। मैं जिस अंदाज में पढ़ा रहा हूँ, अगर उसको आप एग्जैक्ट फॉलो करोगे तो आप एम से नीचे नहीं आओगे, IIT से नीचे नहीं। अभी तो आप आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि जो लोग जी मेन कम्पीट कर गया, कोई NIT मिल गया या किसी कॉलेज में चला गया तो उसको लगता है इंजीनियर हो गया। ये कोई ट्रेंड नहीं है। खैर एनीवे, ये सब तो चलो देखेंगे, हाँ थोड़ा सा गाइड करेंगे बाद में। अभी जो है सो इस वीडियो में हम लोग ये करेंगे कि जो हम लोग बात किए थे पहले कि मोर देन 2 अगर वेक्टर्स है उसका एडिशन कैसे करेंगे। जैसे कहीं पे 10 वेक्टर हो, 20 वेक्टर हो, 50 वेक्टर हो, हम कैसे ऐड करेंगे। तो उसके ऐड करने के लिए पैरेललोग्राम रूल, हालांकि अगर सही को हो तो उसके लिए 2 मेथड था। तो ग्राफिकल मेथड था जिसको पॉलीगॉन मेथड हम बोल सकते थे, तो ग्राफिकल मेथड से, लेकिन ग्राफिकल मेथड अभी पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो अब मामला क्या है, मामला सिंपल सा ये है कि हम कोई दूसरा, तो एनालिटिकल मेथड से हम लोग बात करेंगे। तो हम लिखते हैं सम एडिशन ऑफ more than 2 vectors, ठीक है। और ये हम बात पहले कर चुके हैं ऑलरेडी, इसमें हम लिख देते हैं एनालिटिकल मेथड, ठीक है। चूंकि ग्राफिकल मेथड जो पॉलीगॉन मेथड है उसको हम लोगों को अभी यूज नहीं करना है। तो हम अगर एनालिटिकल मेथड के लिए बात करेंगे तो सिंपल सा सिचुएशन ये है, ठीक है, कि हम लोग इसको कैसे बात करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कुछ चीज जो है ना हम अपने अंदाज में पढ़ाते हैं। पहला तो ये है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो हम पहले हेडिंग देते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। इसी को बहुत किताब जो है लिखता है कंपोनेंट ऐसे वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, इसी को बहुत किताब बोलता है रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। अब जिस नाम से रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब कहने का ये कि अगर इसको आप अच्छे से पढ़ लिए तो आप ये मान के चलो, ठीक ना, कि इसमें जो है सो मतलब फिजिक्स में 65% वेक्टर है। स्पेशली क्लास 12th वाला जो पार्ट है जिसमें समझो कि मोटा मोटी लाइट को थोड़ा सा हटा दो, ऐसे लाइट में भी वेक्टर है लेकिन लाइट को थोड़ा हटा दो तो इलेक्ट्रोस्टैट और करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सारा का सारा वेक्टर है। मतलब आप एक लाइन में समझ लो कि जो जो चैप्टर आपको भारी लगेगा, डिफिकल्ट फील होगा, वो सारा वेक्टर होगा, ठीक है। और क्योंकि टीचर वेक्टर जो पढ़ाते हैं तो वेक्टर को वेक्टर जैसा पढ़ाते हैं तो फिर उससे मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो खैर एनीवे, हम अगर इसमें से कोई भी नाम ले लो, ऐसे हम प्रोजेक्शन वर्ड ज़्यादा अच्छा हमको लगता है इसलिए हम ज़्यादा यूज करेंगे। तो हम अगर इसका हम लोग डिफिनीशन लिखना चाहें तो हम डिफिनीशन लिखते हैं, अगले पेज से शुरू करते हैं, थोड़ा ठीक लगेगा। हम लिखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आजकल तो खैर बच्चा को डांटना भी माने मुश्किल है। CBSE स्कूल वगैरह में तो नॉर्म्स बना हुआ है कि अगर डांट दिए जोर से तो भैया टीचर पे केस हो जाएगा। लेकिन खैर एनीवे, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ठीक ना, कि अगर बच्चा से लेके अभी तक कभी आप एक झनाटेदार चाटा अगर कान के जड़ में खाए हो, कान में, ठीक है, तो प्रोजेक्शन एक लाइन में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर सामने होते तो हम इस तरह से पूछते तो वो रिएक्शन जो बच्चा देता वो प्रोजेक्शन है। जैसे मान लो कि अगर झनाटेदार चाटा यहाँ लगा तो क्या क्या होता है, स्वाभाविक है। कई बार होता है कि आँख के सामने अंधेरा छा गया, कई बार माथा शून्य हो गया, कभी पैर झनझना गया। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि यहाँ जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स का अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग इफेक्ट है। तो जो हम इफेक्ट निकालते हैं किसी भी वेक्टर का या किसी भी फोर्स का, फोर्स इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, पता होगा, किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में जो हम लोग इफेक्ट निकालते हैं इसी को हम प्रोजेक्शन बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं, रिजोल्यूशन बोलते हैं,
ठीक है, तो हम लिखते हैं इट इज, डिफाइन कर देते हैं, इट इज द इफेक्ट ऑफ any vector in any direction, किसी भी वेक्टर का जो इफेक्ट होगा किसी भी डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर बोलते हैं या कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर बोलते हैं। मजेदार बात यह है कि तुमको जो पढ़ाया गया है वो सिर्फ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पढ़ाया गया है। मतलब कोई वेक्टर है जिसको कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में हम इफेक्ट निकालते हैं, या एक इफेक्ट जो है सो मतलब उसका प्रोजेक्शन या उसका वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। लेकिन आप किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में निकाल सकते हो, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर प्रोजेक्शन लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। मजेदार बात यह है कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, किसी भी वेक्टर का जो, ठीक है, किसी भी वेक्टर का जो मतलब प्रोजेक्शन होगा या जो कंपोनेंट होगा ये स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन ऑलरेडी उसमें लिखा रहेगा, ठीक है। अगर हम कहीं किसी वेक्टर का लिखते हैं तो हमारा नोटेशन क्या है, तो हम इसको लिखते हैं इफ वी राइट FOA, मान लो हम ऐसे लिखते हैं, इफ वी राइट FOA व्हिच इंडिकेट्स, क्या बोलता है ये, which indicates the projection of vector, F along OA, माने ये बताता है। अगर कहीं पे हम मान लो कि हम fx लिखते हैं, ठीक है ना, if we write also अगर हम लिखते हैं तो ये बताता है क्या, इंडिकेट्स द प्रोजेक्शन ऑफ, या कंपोनेंट जो बोलना चाहो बोल दो, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर F along x एक्सिस, ये नोटेशन है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम FY लिख दें तो ये स्वाभाविक है, along ये हो जाएगा y एक्सिस, ठीक है। एंड FZ अगर कह दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोजेक्शन। मतलब ये तो डिफाइंड है जिसको कि हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन बोलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। FX, FY, या मान लो F नहीं लिख करके बहुत लोग A लिखता है, तो इसमें लिखता है AX, AY और AZ, कुछ इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो कि हम अगर इसके लिए बात करना चाहें कि हम प्रोजेक्शन निकालते कैसे हैं, ठीक है, तो हमारा एक रूल है, अपना रूल है, जिसको हम लोग बोलते हैं मूविंग रूल। एक लाइन हम लिख देते हैं, द प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी, द प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी in any direction is calculated या is found by the moving rule, ये हमारा अपना नियम है, मूविंग रूल, ठीक है ना। ये क्या कहता है, ये कहता है, जैसे मान लो कि हम एक एग्जांपल से बात करना चाहते हैं, जैसे मान लो कि क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन मान फाइंड FOA, ऐसा, एक मिनट फिर फिगर बना दो। जैसे मान लो कि एक ये काठ का कोई गुटका या कोई ट्रायंगुलर टाइप का चीज है, ठीक है, इस पर एक जो है सो फोर्स F लग रहा है इसे। मतलब हम क्या किए कि कांटी इसमें कोई डाल के, कांटी ठोक के उसमें एक तार से या धागा से खींच रहे हैं, ठीक है। इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B, इसका नाम दे दो C, ठीक है। ये जो है सो थीटा एंगल है,
और ये हो जाएगा मान लो कि अल्फा, इसको मान लो बीटा। लेट अस कुछ इस तरह का ये ट्रायंगल बना हुआ है। अब हम लिखते हैं फ्रॉम फिगर्स, और क्वेश्चन फिर से लिख देते हैं, ठीक ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। फिगर से लिखेंगे, फ्रॉम फिगर्स ऑन फाइंड FAB and FCB। लेट अस, या FBC मान लो, यही हम निकालना चाहते हैं। F इसमें लिख देते हैं लोग FCB एंड FAC। माने तीनों साइड के लोग हम इसका प्रोजेक्शन या इसका इफेक्ट निकालना चाहते हैं। लेट अस से, अब क्या है मामला कि हम इसमें एक मूविंग रूल देते हैं। मूविंग रूल क्या है कि देखो, जब भी हम प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो उसमें दो चीज हमेशा पता होगा। क्या दो चीज? किसका प्रोजेक्शन चाहिए और किधर चाहिए, ये हमेशा पता होगा। जैसे यहां से क्या लिख रहा है कि प्रोजेक्शन किसका चाहिए, एफ का चाहिए, किधर चाहिए, तो AB के लंब चाहिए, ये हमेशा लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो जैसे हम लिखते हैं सॉल्यूशन, अगर हम इसको लिखना चाहें मान लो, ठीक है ना, तो हम लिखते हैं FAB। इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोजेक्शन ऑफ F along AB मान, ठीक है। तो हम प्रोजेक्शन ऑफ F along AB लिखेंगे। तो हम एक घूमने वाला नियम देते हैं। क्या देते हैं कि जिसका प्रोजेक्शन चाहिए, किसका चाहिए, F का चाहिए, जिधर चाहिए, किधर चाहिए, AB के लॉन्ग चाहिए, आप घूमो कैसे, तो ये यहाँ से चाहे तो क्लॉकवाइज घूम जाओ, चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, जैसे इच्छा हो घूम जाओ, नो प्रॉब्लम। बीच का एंगल मेजर करो, जहां जितना घूमे हम उतना एंगल में। देखो AB का मतलब हुआ, देखो इस तीर को अगर डायरेक्शन समझ लो, इस टिप को, तो स्वाभाविक है कि ये AB ऐसे हो जाएगा। अगर ऐसे लिखेंगे टिप तो BA की तरफ हो जाएगा। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं कि BA की तरफ निकाल के माइनस कर दो तो AB हो जाएगा। वेक्टर में तो फायदा है। हम यहाँ से घूमेंगे, देखो ये अल्फा है तो ये अल्फा AB हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से घूमेंगे, ये हो गया थीटा और प्लस अल्फा। तो आप एंगल मेजर करो तो थीटा प्लस अल्फा, इसमें कॉस लगा दो। अब कॉस क्यों, ये हम बाद में बात करेंगे। अब मैग्नीट्यूड से गुना करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिसका प्रोजेक्शन चाहिए, जिसका माने किसका चाहिए, F का चाहिए, कि जिधर चाहिए AB के लंब चाहिए, तो F से AB तक घूम जाओ, क्लॉकवाइज घूम जाओ या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, नो प्रॉब्लम। जैसे कोई कहेगा ना हम ऐसे नहीं घूमेंगे, हम ऐसे घूम जाएंगे, तो भैया ऐसे घूमोगे तो कितना एंगल घूमोगे, सो देख लो। तो ये हो जाएगा, दिस इज 2 पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा, ये यूं हो जाएगा, और उसमें कॉस लगा दो, अब मैग्नीट्यूड से गुना कर दो, यही तो है। तो चाहे जैसे निकाल दो, माने ये हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा, नो प्रॉब्लम, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा, ठीक ना। तो जिधर से आप घूमोगे आप उधर से घूम जाओ। फिर हम एक बार बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। अगर इतना आप समझ गए तो फिजिक्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। कम से कम 65% पार्ट ऑफ द फिजिक्स आराम से बनेगा। विश्वास नहीं हो रहा होगा, ठीक ना, हाँ, क्योंकि ऐसे इसे अंदाज में ऐसे कोई पढ़ाया नहीं है तो विश्वास कहाँ से होगा। लेकिन हम बता रहे हैं कि विश्वास करना पड़ेगा और होगा धीरे धीरे। बाद के दिनों में 2-4 चैप्टर जब पढ़ लोगे तो आपको लगेगा हाँ सर आप एकदम सही बोल रहे थे, ठीक है, एकदम बोलोगे। तो हम इसमें यही कहना चाह रहे हैं, जिसका प्रोजेक्शन चाहिए, किसका चाहिए, F का चाहिए, जिधर चाहिए AB के लंब चाहिए, घूम जाएंगे थीटा प्लस अल्फा, हम इधर छोटका एंगल घूम जाएंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। उसमें कॉस लगा देंगे, मैग्नीट्यूड से गुना कर देंगे। हम कॉस क्यों लगाएंगे हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से अगर मान लो कि हम अगला कोई चीज करना चाहें, जैसे सपोज करो हम फिर एक बार फोटो बनाना चाहें, क्योंकि उस फोटो से फिर दिखाई नहीं देगा अच्छे से। ये A, B और C था, ठीक है, ये एक फोर्स इधर F लग रहा था, ये थीटा था, ठीक है, ये अल्फा था और ये बीटा था। अब मान लो किसी को जो है सो CB के लंब चाहिए या BC के लंब चाहिए। जैसे देखो क्या पूछ रहा था, FC, हम लिखते हैं
also FCB, projection of force F along CV, अगर मान लो हम CV के along चाहिए, ठीक है। तो अब CV से एंगल निकालने के लिए क्या करना होगा कि CV से इसको मिलाना पड़ेगा। तो मिलाना पड़ेगा तो यूं देखो, हम इसको बढ़ा करके ऐसे मिला दें। अब क्या है कि ये एंगल अल्फा था, ठीक है, ये एंगल हो जाएगा कितना, देखो ये थीटा आ जाएगा आमने सामने, तो ये थीटा आ जाएगा। अब तुम्हारे पास दो उपाय है, किसका प्रोजेक्शन चाहिए। देखो ये लाइन जो है, इसको गौर से देखो, ये टिप जो है, टिप इसका जो टिप है ये एफ के तरफ है। तो हम अगर इतना ऐसे घूम जाएंगे तो देखो सी से बी के तरफ ये आ रहा है, तो ये सी बी के लोग आ जाएगा। हमको चाहिए मान लो कि अगर बी सी के लोग, तो हम स्वाभाविक है कि ऐसे नहीं तो ऐसे घूम जाएंगे। तो जिसके अलोंग चाहिए उस हिसाब से घूमेंगे। तो अगर हम इसको सी से बी तक घूम जाएंगे ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर एक बार बोल रहे हैं कि चाहे जैसे घूमना चाहते, कितना एंगल घूमेंगे तो थीटा, इसमें कॉस लगाएंगे, अब मैग्नीट्यूड से गुना करेंगे, ठीक है। हम आपको या मतलब ये दावे के साथ कर सकते हैं, इसे इतना नहीं तो बोलने का ना एक उम्र है मेरा और ना इसको बोलना चाहिए, ठीक है। ये अलग बात है कि ऑनलाइन मैंने मीडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम अभी नहीं है, ठीक ना, ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये चीज़ बता रहे हैं कि कोई टीचर कहीं पे नहीं पढ़ाया होगा, इसकी गारंटी है, ठीक है। वो गारंटी कैसे होगा, वो तो आप पढ़ोगे देखोगे इसको और दूसरे टीचर जो पढ़ाया उसे मिला लोगे, समझ में आ जाएगा अपने, ठीक है। मतलब ये कि अगर एफ से हम लोग बात करेंगे तो एफ से हम अगर लिखते हैं तो एफ इसको हम बढ़ा देंगे, ठीक है। हमको किसका चाहिए, प्रोजेक्शन एफ का चाहिए, सीबी के अलोंग चाहिए। तो सीबी के अलोंग जो है सो हम यहाँ देखो जरा कौन, इसको हम टिप समझ कर ऐसे घूम जाएंगे, तो स्वाभाविक है कितना एंगल घूमेंगे थीटा, उसमें क्या करेंगे कॉस लगाएंगे और मैग्नीट्यूड से करेंगे। इसी तरह से अगर मान लो कि हमको एफ चाहिए कितना, एसी, एफ एसी है ना, देखो जरा गौर से, हाँ एफ एसी अगर लिखेंगे इसका मतलब हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ एफ एलोंग एसी। अब मामला ये है तो प्रोजेक्शन ऑफ एफ एलोंग एसी है, इसका एसी से एंगल मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको जरा से देखो कि इसको एसी से एंगल के लिए इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसको हम यहां से मिला देते हैं, ठीक है। इसका मतलब साफ है, इसी को हम यहां से हटा देते हैं, थोड़ा सा बाहर लिख देते हैं तो ठीक लगेगा, ये सी है, ठीक है। अब क्या है कि इसको अगर मान लो तो ये एंगल हो जाए कितना थीटा आमने सामने, ये एंगल जो होगा कितना पाई माइनस बीटा, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, सो देखो ऐसे ये जो है लाइन ऑफ एक्शन है, देखो फोर्स का अगर देखना चाहो तो ये लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है। तो हम दो तरीका से कर सकते हैं, हम ऐसे क्या करेंगे, इसको इधर से घूम जाएंगे तो ये सीए हो जाएगा, तो सीए हो जाएगा तो हमको चाहिए एसी, तो हम माइनस लगा देंगे, आप सीए के लोग होंगे। तो हम क्या करते हैं इसमें कि ऐसे करके घूम के इधर ये एंगल देखो कितना घूमेंगे, तो स्वाभाविक है कि ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस, ठीक ना, और ये हो जाएगा कितना थीटा प्लस ये घट जाएगा, माने ये जो होगा सो इस ट्रायंगल का जो है सो एंगल तीनों 180 जोड़ के होगा। तो हम ये एंगल अगर कह दें तो ये एंगल को हम डेल्टा कह देते हैं मान, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि डेल्टा घूमते हैं, उसमें कॉस लगाते हैं अब मैग्नीट्यूड से गुना करके, और ये चूंकि सीए के लोग हो जाएगा, हमको चाहिए ये सी, हम माइनस लगाएंगे। अब है कि डेल्टा कितना होगा, डेल्टा एंगल तो निकालना पड़ेगा, तो डेल्टा लिखते हैं, डेल्टा कितना होगा भाई पाई माइनस बीटा माइनस थीटा, ऐसा कुछ होगा। इसका मतलब ये आ जाएगा बीटा प्लस थीटा, कुछ ऐसा, ठीक है। तो बीटा प्लस थीटा अगर लिखेंगे कैसे आ गया भाई, इसमें कोई ये बीटा है अगर, तो ये बीटा है तो स्वाभाविक है ये हो गया पाई माइनस बीटा, नो प्रॉब्लम।
तो ये दोनों जोड़ करके इसमें से घटा दो, तो पाई में से जो हो जाएगा 180 में से आ जाएगा पाई माइनस बीटा, और ये आ जाएगा सॉरी प्लस, ठीक ना। तो ये आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे पाई पाई कैंसिल, बीटा माइनस थीटा, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये आ जाएगा कि सिंपलाइज की माइनस एफ कॉस बीटा माइनस, मतलब हम एक बार फिर बोलना चाह रहे हैं, ठीक ना, कि ये जनरल है, प्रोजेक्शन का नियम है, ये बता रहे हैं, ये इसका डिस्कशन कोई नहीं करता। अगर नहीं दिक्कत लग रहा है आपको तो आप सब फोटो बना दो, आप किसी कहीं भी जाकर किसी से पूछ लो कि सर इसका प्रोजेक्शन बता दो, तो देख लेना, अपने समझ में आ जाएगा, ठीक ना। अब मामला क्या है इसमें कि हम इसको जनरल बात कर लिए, अब इसको अगर हम एक्स वाई जेड में निकालते हैं तो इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं या ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं अब अगला रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ये क्या है भाई? इसका मतलब ये हुआ कि हम जब प्रोजेक्शन निकालते हैं कि इसके अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग, तो हम लिखते हैं कि व्हेन वी कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ rectangular axis, projection of rectangular axis, axis का प्लूरल है, that is x, y and z axis known as रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसको जो हम लिखते हैं वी राइट एज, जैसे एफ एक्स लिख दें, प्रोजेक्शन ऑफ एफ along x axis, fy लिख दें, प्रोजेक्शन ऑफ f along y axis, और fz लिख दें, या f लिखना थोड़ा ज्यादा अच्छा लिखता है, ऐसे a लिखना भी चाहो तो लिख सकते हो, और करके हम लिख देंगे यहाँ पे, और करके ax, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a along x axis, जैसे इच्छा हो इससे पढ़ो, ay, प्रोजेक्शन ऑफ ये हो गया along y axis, और az अगर लिखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ along z axis, ठीक है। मतलब साफ है कि हम अगर इसको ऐसे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब है कि उसको हम कैसे निकालते हैं, तो उसको कैसे निकालते हैं तो यार देखो, कैलकुलेशन, ठीक है। तो हम कैलकुलेशन देखेंगे तो शायद याद हो, ये हो गया एक्स एक्सिस, हम जो डायरेक्शन क्वेश्चन पढ़ाए थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 डायमेंशन में ये मान लो वेक्टर एफ है, ये अल्फा एंगल है, ये बीटा एंगल है, और ये गामा एंगल है, ठीक है। तो हम अगर लिखते हैं एफ एक्स बराबर तो स्वाभाविक है कि एफ एक्स वाले क्या, प्रोजेक्शन इस एफ का एक्स तक, तो हम घूम जाएंगे इसमें एक्स में, क्लियर है। कितना एंगल घूमे, अल्फा, अल्फा उसमें कॉस लगाएंगे, तो कॉस अल्फा और एफ से गुना कर। इसी तरह से हम एफ वाई लिखेंगे तो वाई तक घूम जाओ तो एफ कॉस बीटा हो जाएगा, और एंड एफ जेड लिखेंगे
एफ कॉस गामा। ऑल्सो अगर वेक्टर फॉर्म में हम लिख देते हैं तो ये लिखेंगे, ठीक ना, यूनिट वेक्टर अगर लिखना चाहो तो वहां से भी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऑल्सो फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ यूनिट वेक्टर। देखो थोड़ा उलट के हम इसको पढ़ा दे रहे हैं, डिफिनीशन ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो अगर यूनिट वेक्टर एलोंग एफ लिखेंगे, इसका नाम हो जाएगा वेक्टर एफ बाय एफ का मॉड, ऐसे लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा कितना, यही चीज था cos अल्फा आई cos बीटा जे प्लस cos गामा के। इसका मतलब ये हो गया कि वेक्टर f बराबर लिखेंगे तो हो जाएगा ये f cos अल्फा आई f cos बीटा जे प्लस f cos गामा के, ठीक है। ये जो है सो वेक्टर आ जाएगा, सिंपल है। किसी भी वेक्टर को व्हेयर हम लिख सकते हैं, ये f बराबर लिख दिए f का मोड। बार बार वेक्टर और मोड लिखना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है। मतलब साफ सुथरा है इसमें कि हम लोग कंपोनेंट आराम से निकाल सकते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अगर 2 डायमेंशन में हम लोग बात करेंगे तो फॉर 2 डायमेंशन अगर देखो, ये तो 3 डायमेंशन था, फॉर 2 डायमेंशन और 2 डायमेंशन हम 2 डायमेंशन ही दिखा देते हैं। जैसे देखो ये है x और ये है y। अगर मान लो कि कोई वेक्टर f ये है, ठीक है, और ये जो है सो थीटा एंगल है, हम यहाँ से ये हो जाएगा fx, कहने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा fy, y कंपोनेंट, ठीक है। तो हम अगर fx लिखते हैं यहाँ पे, fx माने क्या, प्रोजेक्शन ऑफ f along x एक्सिस, ठीक है। हम लोग f से x तक घूमेंगे, कितना घूमे, थीटा, तो थीटा उसमें cos लगा देंगे, मैग्नीट्यूड से उठा देंगे। इसी को हम दूसरे तरीका से भी बता देते हैं, ये ओ मान लो, ये q मान लो, ये p पॉइंट है डेटा से। अगर हम y में चाहेंगे fy तो इधर से घूमेंगे, तो fy का मतलब हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर f along y एक्सिस। इसका 90 माइनस थीटा, cos लगा दो, मैग्नीट्यूड से गुणा करो, एंड दिस विल बी सर्टेनली f sin थीटा, जो कि पहले से आप रटे हुए होते हैं। अगर इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल से लिखना चाहें, माने मेथड 2 करके हम लिख दें, मेथड 2, ठीक है, तो हम लिखते हैं फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल OQP cos थीटा लिखेंगे, cos थीटा। तो ये कहने की जरूरत नहीं कि fx by f आ जाएगा, fx by OP आ जाएगा, OP का वैल्यू हम f मान लेते हैं, या चाहो तो एक लाइन लिख सकते हैं, फिर कहाँ से आ गया तो भाई चलो एक लाइन लिख देते हैं, fx by OP। इसका ना fx बराबर जो हो जाएगा सो OP cos थीटा, और ये हो जाएगा f cos थीटा। sin थीटा अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा fy by OP। इसका मतलब दिस इंप्लाइज कि fy बराबर लिखेंगे तो दिस इज अगेन OP sin थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा f sin थीटा। तो चाहो तो जैसे लिखो, लेकिन जनरल अगर मान लो आप इस तरीका से पढ़े हो, नॉर्मली लोग इसी स्टाइल में पढ़ाते हैं, ठीक है, तो अगर इस तरीका से पढ़े हो तो फिर दिक्कत ये है, ठीक है, दिक्कत ये है कि मतलब जनरल में जो हमारा पिछला वाला जो था प्रोजेक्शन, जरा सा देखो गौर से, ये जो प्रोजेक्शन था इस तरह का, ठीक है ना, अगर ये सवाल में पूछोगे कि फाइंड शोन इन द फिगर, फाइंड ए बी एफ ए बी सब, ये तो इस तरह का फिर नहीं निकाल पाएगा बच्चा, ये गारंटी है, तुम अपने से देख लेना, चेक कर लेना, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, ठीक है। इसलिए जो नियम है हम एक बार फिर बोल दे रहे हैं कि प्रोजेक्शन का क्या नियम है, ठीक ना। प्रोजेक्शन का नियम है कि जिसका प्रोजेक्शन चाहिए, जिधर चाहिए, हमेशा पता होता है, ठीक है। अब तो सिंपल रेक्टेंगुलर में आ गए तो और आसान हो गया, तब तो अभी रेक्टेंगुलर में 3D थोड़ा कम ही हम 3D से पढ़ाएंगे, लेकिन नॉर्मली 2D में रहता है, ठीक है। तो 2D में रहता है तो उस हिसाब से हम लोग बात करते हैं। तो इसमें 3D में क्या है, 2D में कि एंगल प्लेन में रहता है, तो आराम से आप मेजर कर सकते हो। मैंने प्रोजेक्शन निकालने के लिए, मतलब फिजिक्स जानने के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए, जोड़ घटाव गुना भाग आना चाहिए, ठीक। दूसरा
ये थोड़ा सा ट्रेंगल जो ट्रिगोमेट्री पढ़े थे, ये एंगल उसके बराबर, वो एंगल उसके बराबर, ये सब पढ़े थे ना, जो ज्योमेट्री में लगता है पढ़े थे, ठीक ना। तो वो एंगल सब थोड़ा सा बराबर होना चाहिए, तीनों एंगल जोड़ के 180 डिग्री, तो वगैरह वगैरह कुछ इस तरह से, ठीक है ना। एक्सटीरियर एंगल जो है सो इंटीरियर का समेशन होगा, कुछ इस तरह जो भी पढ़े थे उतना अगर आता है भाई मेरे, तो आप मान के चलो फिजिक्स के मास्टर हो जाओगे। नहीं, मास्टर थोड़ा छोटा लगा, प्रोफेसर हो जाओगे यार, नो डाउट। अब है क्या कि इसका हम लोग अगले वीडियो में, अभी तो हम लोग ये बात कर लिए, अब अगले वीडियो में इसको क्या करेंगे कि हम लोग इस पर बेस्ड माने यूजेज ऑफ प्रोजेक्शन हम कैसे करते, मैंने पढ़े क्यों, ये तो पढ़ तो लिए, डिफिनेशन आ गया, जिसका प्रोजेक्शन चाहिए जिधर चाहिए घूमेंगे, एंगल मेजर करेंगे, कॉस लगाएंगे, मैग्नीट्यूड से गुना करेंगे, ये याद रखेंगे हमेशा। एक बार फिर बोल रहे हैं, जिसका प्रोजेक्शन चाहिए जिधर चाहिए घूमिए, घूमने में क्लॉकवाइज एंटीक्लॉकवाइज जैसे घूमना घूमिए, एंगल मेजर करेंगे, कॉस लगाएंगे, मैग्नीट्यूड से गुना करेंगे, ठीक है। अगर इतना आ गया तो बात खत्म। हम होप कि इतना ही समझ रहे होंगे, और हम अगले वीडियो में हम इस प्रोजेक्शन का यूज बताएंगे कि हम प्रोजेक्शन क्यों पढ़ते हैं। उसमें हम लोग 2D का भी मैक्सिमम यूज 2D का करेंगे, लेकिन चाहो तो अगर तो हम एक स्पेशल वीडियो 3D का बना के दिखाएंगे, बड़ा मजेदार है यार। कुछ नहीं है, मैंने समझो कि फिजिक्स में कुछ कहीं नहीं है, वो तो होता ना, जैसे कई बार होता है डॉक्टर के यहाँ जाओगे तो बीमारी कुछ नहीं है, इतना भारी कर देगा तुमको पैसा खींचने के लिए, तो भारी कर देगा कि तुमको लगेगा कि अब तो हम तो मर ही जाएंगे, डॉक्टर साहब जितना पैसा लेना है ले लीजिए, हमको इलाज कर दीजिए, लाइक दैट। उसी तरह से टीचर भी करते हैं यार, बोलना नहीं चाहिए क्योंकि हम भी टीचर हैं, ठीक है ना, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होता है कि चीज को इतना भरिया देता है कि आपको जो है सो, या फिर तरीका नहीं आता पढ़ाने का, व्हाट्सएवर। हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हम होप कि वेक्टर पढ़ने में मजा आ रहा होगा। पिछला वीडियो में हमने जो है सो प्रोजेक्शन या कंपोनेंट या रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर समझाया इन जनरल, जिसमें कि हम एक बार फिर बता दें, ठीक है, कि जिसका प्रोजेक्शन है क्या, तो किसी, जैसे सिंपल है, किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में जो इफेक्ट होता है उसको हम लोग प्रोजेक्शन बोलते हैं या कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। ये इफेक्ट का मतलब हो गया, जैसे मान लो कि 500 रुपया है तो उसको जो पार्ट में तोड़ेंगे, चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना, वो प्रोजेक्शन जो है सो वेक्टर क्वांटिटी, बस फर्क इतना ही है। तो खैर एनीवे, हम इसमें जो है बात करेंगे कि प्रोजेक्शन का जो है सो हम यूज क्या करते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्शन का अगर हम लोग यूज करना चाहें तो दो जो है सो मेजर यूज है, ऐसे तो पूरे फिजिक्स में प्रोजेक्शन आएगा, ठीक है ना। और प्रोजेक्शन अगर आता है तो ये मान के चलो कि बहुत ही आसान हो जाएगा फिजिक्स, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात करते हैं यूजेज ऑफ प्रोजेक्शन, यूजेज ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। अब है कि प्रोजेक्शन का यूज अगर हम लोग करते हैं तो पहले प्रोजेक्शन या कंपोनेंट जो लिखना चाहो, पहला यूज जो है अगर हम इसको कैपिटल ए में लिखें तो टू फाइंड, या ऐसे कर दो, इन फाइंडिंग the resultant of several vectors, माने बहुत सारा वेक्टर अगर किसी बॉडी पे काम कर रहा हो, वेक्टर्स अगर चाहो तो फोर्सेस हम कर सकते हैं, थोड़ा फोर्स से थोड़ा सा ज्यादा आसानी से समझ में आ जाता है, तो हम एक वेक्टर्स के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन हम फोर्स लिखेंगे कि थोड़ा आसान से हो जाए। तो एक तो है कि इन फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ सेवरल वेक्टर्स, माने किसी भी बॉडी पे बहुत सारा फोर्स अगर काम कर रहा हो तो उसका रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। दूसरा में है इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, मतलब ये कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ये दो जो है इसका प्रोजेक्शन का मेजर यूज है, ठीक है। ऐसे तो देखो इलेक्ट्रोस्टैट में 12th का जितना सिलेबस है या छोड़ो,
इधर जो फोर्थ चैप्टर हो जाएगा या 2D हो जाएगा, मैंने अगला जितना भी चैप्टर्स है जिसमें जरा भी वेक्टर वर्ड आएगा या जो भी वेक्टर टर्म आएगा तो ये मान के चलो, ठीक है ना, कि प्रोजेक्शन आएगा और प्रोजेक्शन के हिसाब से ये यूज आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इस यूज को हम अच्छे से अगर पढ़ लें तो ये समझ लो कि बहुत सारा प्रॉब्लम अपने आप बनने लगेगा। आप कहोगे यहाँ पे तो हम यहाँ ग्रेविटेशन का प्रॉब्लम बना के दिखा सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट का प्रॉब्लम, मैग्नेट का प्रॉब्लम, मतलब जिसका प्रॉब्लम खाली वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, अगर वेक्टर है तो उसका हम प्रॉब्लम बना के दिखा सकते हैं। अब है कि एक्सप्लेनेशंस में हम जरा अगला पेज से इसको एक्सप्लेनेशंस लिखते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे एक्सप्लेनेशंस, एक्सप्लेनेशंस। एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। पहला था इन फाइंडिंग the problems of, या in finding the resultant of several vectors, फोर्सेस लिख सकते हो। ठीक है, तो हम इसको किसी भी वेक्टर को हम लिखेंगे यहाँ से वी है। थोड़ा सा इस पर पहले थोड़ा क्या करना चाह रहे हैं हम एक्चुअली थ्योरी डिस्कस कर दें। जैसे मान लो कि ये एक से 2 डायमेंशन के लिए हम अभी बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, वी हैव फॉर 2 डायमेंशन, क्योंकि अभी जो भी हम बात करेंगे 2 डायमेंशन के लिए, 3 डायमेंशन के लिए बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा, जैसे देखो कि हम इसको नाम O, इसका A और इसको हम B नाम दे दें, हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हो जाएगा FY, ये ऐसे तीर लगा देंगे, ये हो जाएगा FX। देखो वेक्टर के हेड टेल के नियम से अगर इसको मान लो थीटा है, नियम से लिखेंगे तो हम लिखते हैं OB वेक्टर बराबर, तो OA के हेड पर AB का टेल है, हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये OB जो है सो फोर्स है, F वेक्टर है, और ये है FXI, ये है FYJ, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं 2 डायमेंशन में। ठीक है, इसी में हम लोग क्या करते हैं कि अगर समेशन ऑपरेट करते हैं ऑल्सो, माने अगर सिग्मा ऑपरेट कर दें तो सिग्मा F बराबर लिखेंगे सिग्मा FXI प्लस सिग्मा FYJ। ठीक है, मतलब साफ है कि अगर हम दूसरा फोटो यहाँ पे दिखा दें तो ये इस तरह से कुछ हो जाएगा, ये X हो जाएगा, ये Y हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा F। फिर से नाम दे दो इसका, मान लो A, और ये B है, ये सिग्मा FY हो जाएगा, ये सिग्मा FX हो जाएगा, और ये सिग्मा F हो जाएगा। ठीक ना, ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये वेक्टर मिल गया हमको तो हम इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन 2 डायमेंशन में याद होगा, हम लोग निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। तो हम लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं सो सिग्मा F का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर सिग्मा FX का स्क्वायर प्लस सिग्मा FY का स्क्वायर, ये रूट में ही है जी। ठीक है, और tan थीटा अगर डायरेक्शन के लिए लिखेंगे ये हो जाएगा सिग्मा FY और सिग्मा FX। बहुत किताब में AX AY सब रहता है, तो उससे बने A से ज्यादा बेहतर हमको F लगता है, तो इसलिए हम लोग ये यूज करें। इसका मतलब ये हो गया वेयर क्या क्या है, लिखते हैं वेयर क्या है भाई, तो सिग्मा FX क्या है, ये सम ऑफ ऑल X कंपोनेंट्स, ऑल X कंपोनेंट्स। ठीक है, या इसको थोड़ा और भी अच्छे से लिख सकते हैं कि सम ऑफ द X कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, और सिग्मा FY क्या है, सम ऑफ ऑल Y कंपोनेंट्स, Y कंपोनेंट्स। ठीक है,
मतलब हम इस तरह से x कंपोनेंट और y कंपोनेंट का अगर समेशन मिल गया हमको तो मामला खत्म। ठीक है, अब यह है कि सब x कंपोनेंट क्या हो गया, y कंपोनेंट क्या हो गया, ये हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एक एग्जाम्पल से हम बताते हैं, सवाल हम बाद में देख लेंगे, फिलहाल हम एक एग्जाम्पल दिखाते हैं कि सिग्मा fx और सिग्मा fy का क्या मतलब होता है। जैसे मान लो कि ये जो है सो इधर x है, y है, ये x डैश है, y डैश है। ठीक है, मान लो कि इसमें दो फोर्स है, इस तरह से मान लो, ये हम अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F2, ये हो जाएगा F3, ये हो जाएगा F4, ये हो जाएगा F5। ये मान लो अल्फा एंगल है, ये मान लो यहाँ से बीटा एंगल है, ये मान लो डेल्टा एंगल है, ये जो है सो गामा है, और ये एंगल क्या बोलूँगा, मान लो कि ये जो है सो जेटा एंगल, अल्फा बीटा डेल्टा गामा, गामा भी लिखना पड़ेगा, इसको हम लोग गामा बोलते हैं, गामा, और ये हो जाएगा थीटा डैश, लेट अस से। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए कि सिग्मा fx चाहिए। हम थोड़ा प्रैक्टिस के लिए लिख रहे हैं, बस ये समझो। तो पहले तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस पर कितना फोर्स है, गिनेंगे। ठीक है, तो सिग्मा fx अगर लिखेंगे तो देखो गिनो, 5 फोर्स तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है गिनती के हिसाब से। सिग्मा fx का मैंने सभी फोर्सेस का x में कंपोनेंट, माने एक का मतलब चाहे तो प्लस x चाहे माइनस x, जिधर भी लिखना चाहो। तो जैसे देखो इसको हम घूमेंगे, कितना घूमे, अल्फा, कॉस लगाएंगे, मैग्नीट्यूड से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा F1 cos अल्फा। क्योंकि प्लस के तरफ ऐसे चाहो तो क्वाड्रेंट के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में F1 F2 है तो x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा। ये जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में तो x निगेटिव और y पॉजिटिव, ये थर्ड में है तो दोनों निगेटिव, ये फोर्थ में तो x पॉजिटिव और y निगेटिव। चाहो तो लिख सकते हो इसे, अदरवाइज घूमने से भी मिल जाएगा। जैसे मान लो कि इसका हम अगर ऐसे घूम जाएंगे y, ठीक है, तो जरा देखो गौर से कि यहाँ से हम ऐसे अगर इस तरह से घूम गए तो स्वाभाविक है कि y के नीचे चलेगा, तो नीचे चलेगा तो निगेटिव आ जाएगा। अगर इसी में मान लो कि जैसे इसको हम ऐसे घूम गए ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव आ गए, टिप पॉजिटिव बता रहा है तो पॉजिटिव लिख देंगे, वगैरह वगैरह, या क्वाड्रेंट से चेक कर सकते हो जैसे इच्छा हो। F2 के लिए लिखेंगे x में, जब देखो अगर घूमेंगे तो लिखते हैं प्लस F2 cos अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब F3 का देखो, F3 घूमने का तुम्हारे पास दो तरीका है। एक तो या तो पूरा यहाँ से घूम जाओ, हम नहीं इस पर ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि कचरा हो जाएगा, तो ये या तो पूरा यहाँ से घूम जाओ, तो घूमोगे तो उस हिसाब से हो जाएगा कितना, देखो 180 माइनस डेल्टा, या नहीं तो ये स्मॉलर एंगल घूम जाओ अब माइनस लगा दो, एक ही बात है, सेम रिजल्ट होगा। इधर से पूरा घूमोगे तो 180 माइनस डेल्टा आ जाएगा, उसमें कॉस लगाओ, मैग्नीट्यूड से गुणा करो। ठीक है, अपने निगेटिव आ जाएगा। नहीं तो हम लिखेंगे इसमें माइनस F3 cos डेल्टा। ठीक है, अब जैसे देखो माइनस F4 cos गामा और प्लस F5 cos थीटा डैश। ये 5 फोर्स का x कंपोनेंट निकल गया। ठीक है, घूमने के नियम से। ठीक है, इसी तरह से अगर Fy लिखते हैं, अगर ऑल्सो तो हम Fy लिखेंगे, अगर मान लो तो सभी का हम y कंपोनेंट लिखेंगे, तो हम लिखते हैं देखो F1 साइन अल्फा प्लस F2 साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, प्लस F3 साइन डेल्टा। ठीक है, माइनस F3 साइन गामा, गामा इसको। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस F5 साइन थीटा डैश। अरे हम ऐसे लिख सकते कैसे,
तो यहाँ से जो है सो अगर घूम जाएंगे तो 90 माइनस थीटा डैश, 90 माइनस थीटा डैश अगर लिखेंगे तो क्लियर है कि 90 माइनस थीटा डैश अगर हम लिखते हैं यार, ठीक ना, तो 90 माइनस थीटा डैश हो जाएगा कितना, 90 माइनस थीटा डैश, तो हम साइन हो जाएगा। तो या तो ऐसे भी आप पता होगा आपको, ये सबसे बच्चा पढ़ता है, ठीक है ना, तो साइन और कॉस के हिसाब से हम लोग साइन कॉस लिख देंगे एक्स में, अगर एंगल एक्स से है तो, और वाई में साइन लिख देंगे। तो ये हो गया। अगर अब सिग्मा एफ एक्स निकल गया और एफ वाई निकल गया तो हम इसके पूरे के पूरे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो हम अब इसमें लिखना चाहते हैं कि प्रॉब्लम्स ऑफ 2 डायमेंशन, हम दो तीन प्रॉब्लम बताते हैं। इसमें एक लेकिन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में लफड़ा क्या है कि यहाँ पे बोर्ड पे कैलकुलेशन करना कठिन है। कैलकुलेशन करना इसलिए कठिन है कि बहुत सारा टाइम लग जाएगा। अब मुझे लगता है कि साइन 30, साइन 60, कॉस 30, कॉस 60, ये सब आप जानते होंगे पहले से, ठीक ना। तो उसका वैल्यू रख करके कैलकुलेट आप घर पर भी बैठ के कर सकते हो। माने इतना मदद मेरी आप कर सकते हो। अगर इतना करोगे तो थोड़ा सा समय भी बचेगा, थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है बोर्ड पे की कैलकुलेशन करने में। तो हम लिखते हैं इस पर प्रॉब्लम्स, ठीक है, लिखते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ 2 डायमेंशन। प्रॉब्लम्स ऑफ 2 डायमेंशन, ठीक है। क्वेश्चन मान लो, ऐसे तो बहुत सारा क्वेश्चन होगा। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, हम फोर्स ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब हम इसमें फिगर बनाते हैं। मान लो ये x हो गया, ये y, ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y डैश। इसमें जो है सो ज्यादा अभी नहीं, 3-4 ही वैल्यू लेते हैं। एक वैल्यू इधर ले लेते हैं, जैसे मान लो कि ये 60 न्यूटन है, ये हो गया 80 न्यूटन, ये हो गया 100 न्यूटन, मान लो ये 120 न्यूटन। एंगल के नाम पे है ये 30 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। और ये हम मान लेते हैं इसको 45 लेटेस्ट, ठीक ना। तो रिजल्टेंट फोर्स इसमें अगर चाहो तो एक्टिंग एट पॉइंट O, एक्टिंग एट पॉइंट O कर, अच्छा हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। अब इस क्वेश्चन को जो है सो बनाने के लिए क्या है कि सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन। जैसे देखो सॉल्यूशन हम पहले लिखेंगे वी है, हमारे पास है क्या, हम करना क्या चाहते हैं। सिग्मा एफ बराबर लिखेंगे, जैसे सिग्मा एफ एक्स आई प्लस सिग्मा एफ वाई जे, ये हम निकाल चुके हैं, ड्राइव कर चुके हैं। एंड अगर इतना आ गया इसका मतलब सिग्मा एफ का मॉड आ जाएगा, ये आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर। एंड tan थीटा अगर हम लिखेंगे डायरेक्शन के लिए रिजल्टेंट का, तो सिग्मा एफ वाई बाई सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। इसका मतलब सबसे बेसिक चीज क्या है कि इस पूरे फिगर में हमारा अगर सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या गौर से एक बार देख लो, 2 डायमेंशन का है, 2 डायमेंशन दिखाई दे रहा है। ये 120 न्यूटन है, सॉरी यार, इसको ये 120, ये डिग्री नोट डिग्री, ये 120 न्यूटन है, मैंने फोर्स के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। ये 100 न्यूटन है, 60 न्यूटन है, ये 80 न्यूटन है, कुछ ऐसा है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसको बात करना चाहेंगे तो स्वाभाविक है इसको फिर से एक बार बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगला में जो है सो अब इसका मतलब यह है कि एफ एक्स और एफ वाई निकल जाए, ठीक है। लिखते हैं ना हम लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स। अब देखो एक बार फिर से हमको बनाना, दोबारा फोटो बनाना इसलिए पड़ेगा कि सामने में रहेगा तो थोड़ा सा सुविधा होगी बनाने में। ये हो जाएगा एक्स डैश, ये वाई डैश,
ये एक ऐसा था, एक ऐसा था, लगता है एक ये था और एक इधर से था कुछ। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। 60 80 100, 60 80 100, ये 120। ठीक है, एंगल देख लो, एंगल था 30 60 45, ये था 30, ये 60, मान लो ये 45, ये पॉइंट होगा। ठीक है, अब अगर हम सिग्मा एफ एक्स लिखना चाहें तो सारे फोर्सेस का एक्स में प्रोजेक्शन लिखना है। तो जब देखो 80 न्यूटन को अगर हम वहां से एक्स एक्सिस तक घूमेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो हम लिखेंगे 80 cos 60, 30 डिग्री। ठीक है, 60 न्यूटन का पहले देखो, 60 न्यूटन जो है सो एक्स एक्सिस से 0 एंगल बना रहा है। तो या तो हम इसको लिखेंगे 60 cos 0, या डायरेक्ट हम लिख देंगे 60 लिख देंगे, cos 0 1 होता मालूम है, हम लिखेंगे प्लस 60 cos 0। ठीक है, प्लस 100 cos 60 माइनस 120 cos 45। देखो 4 फोर्स है इस पे काम कर रहा है और चारों का हम एक्स कंपोनेंट लिख दें। इसका क्या किया कि हम इधर घूम गए तो 45 डिग्री हुआ। जब देखो तीर अगर इसको टिप को टिप समझो तो यू हम ऐसे घूम गए तो उल्टा हो गया, तो इस डायरेक्शन में आ गया। अब वैल्यू तुम cos 30 cos 60 और cos 0 जानते हो, ऐसे हम एक बार फिर से लिख देते हैं इसको, लेकिन हम पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे भाई। cos 30 √3/2 तो ये हो जाएगा 40 √3 प्लस 60 प्लस 50 माइनस 60 √2, ये आ गया। ठीक है, अब आगे √2 का वैल्यू पता है, √3 का वैल्यू पता है, ये कैलकुलेशन कर लो तो थोड़ा सुविधा हो जाएगी हमको। ठीक है, ऑल्सो सिग्मा एफ वाई लिखेंगे, तो सिग्मा एफ वाई लिखेंगे तो वाई में देखो जरा सा, तो 80 cos 60। अब इसमें sin 30 भी लिख सकते हो, लेकिन हम cos ही लिखेंगे। यहां से देखो घूमो, कितना एंगल घूमे, 60 डिग्री। ठीक है, चूंकि 90 डिग्री होगा एक्स और वाई के बीच का, तो हम 60 एंगल घूमे उसमें cos लगा दें, मैग्नीट्यूड से गुना कर दिए। ठीक है, और पॉजिटिव में घूम रहे हैं तो प्लस लिखेंगे, या ये कहो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका प्लस हो जाएगा, दोनों एक्स वाई दोनों हो जाएगा, जैसे लिखना चाहो। अब देखो ये 60 न्यूटन जो एक्स एक्सिस की तरफ है, वाई तक घूमने में 90 डिग्री से घूमना पड़ेगा। इसमें बहुत लिखेंगे तो कचरा हो जाएगा, इसे देखो यहाँ तक घूमेंगे 60 से, हम लिखते हैं प्लस 60 cos 90। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहां से देखो इसका 120 से घूम जाए वाई की तरफ तो लिखेंगे प्लस 120 cos 45 डिग्री। चूंकि ये 45 डिग्री हो जाएगा, 90 होता है दोनों के बीच का, ये 45 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसको इधर से घूम जाएंगे तो ये हो जाएगा 30, और नीचे निगेटिव की तरफ आ गया वाई डैश में, या फोर्थ क्वाड्रेंट में तो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव हो जाए, जैसे समझ लो। तो इसको लिखेंगे माइनस 100 cos 30। ठीक है, अब क्या है कि इसको हम लिखते हैं तो अगर थोड़ा सा एक लाइन और लिख दें तो ये हो जाएगा cos 60 हाफ, ये हो जाएगा 40 प्लस 0 प्लस 60 √2, और ये हो जाएगा कितना, माइनस 50 √3। देखो भाई अब √3 √2 ये सब कैलकुलेट करना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन एक चीज क्लियर है कि ये कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगा ये कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, ये वैल्यू आएगा। ठीक है, इसी तरह से ये कैलकुलेट करके भी कुछ वैल्यू आएगा। अगर हम इसको बोल देते हैं, मान लो कि ये ax बोल देते लेटर से, और ये ay, कुछ वैल्यू जो आ रहा है, क्योंकि ऐसा है ना कि हाँ ऐसा है कि मतलब फिर कैलकुलेशन अगर करने लगेंगे तो थोड़ा सा बोर भी हो जाओगे, तो ये कैलकुलेशन अपने x और ay आ जाएगा। हम ये बताना चाहो, ऐसा हो सकता है कि ये पॉजिटिव आ जाए, ये निगेटिव आ जाए, तो उसके हिसाब से देखो x कंपोनेंट निगेटिव आ गया, इसका जो फाइनली इसका आ गया तो x कंपोनेंट निगेटिव कहाँ होगा, इधर y निगेटिव आ गया था, रिजल्टेंट थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। अगर y पॉजिटिव आ गया, x निगेटिव, तो रिजल्टेंट इस क्वाड्रेंट में हो जाएगा।
वो क्वाड्रेंट हम चेक कर लेंगे अकॉर्डिंग कि कैसे आएगा। हालांकि होना ये चाहिए था कि एक पूरा का पूरा कैलकुलेशन करके ये बताना चाहिए था, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन तरीका हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे तो सो फाइनली लिखते हैं सिग्मा एफ का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब हो जाएगा ax का स्क्वायर और ay का स्क्वायर, जो भी वैल्यू आएगा हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और डायरेक्शन के लिए tan थीटा लिखेंगे, ये हो जाएगा ay बाई ax। 2 डायमेंशन में कैसे डायरेक्शन निकालना हम बताएं, 2 डायमेंशन में कैसे डायरेक्शन निकालेंगे, कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा कैसे होगा, तो उस हिसाब से हम लोग ay बाई ax। इसका मतलब जो फाइनल रिजल्टेंट आएगा अभी किधर आएगा ये तो हमको आइडिया नहीं है। एक्स वाई अगर हम लोग देख रहे हैं एक्स डैश ये वाई और इधर हो जाएगा ये वाई डैश। अगर मान लो इधर ही आता है तो ये सिग्मा एफ वेक्टर हो जाएगा और ये थीटा एंगल हो जाएगा। क्लियर है। अब इसका अगर मान लो कि ये निगेटिव पॉजिटिव जो एक्स और वाई जेड में आएगा उसके हिसाब से हम इसकी बात कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें। हम एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ OA प्लस AB प्लस BC। मान लो एक छोटा सा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, इन फिगर सॉल्व। चलो फिगर लिख दो, इन फिगर सॉल्व, ठीक है। अब जरा से देखो कि ये मामला क्या है। मामला अगर हम लिखेंगे तो यहां से लिखते हैं तो ये आ जाएगा ये x, ये y, ये O है, ये A पॉइंट है, इस तरह से जो है सो ऐसे है, इस तरह से है कुछ, और ये ऐसे है, माने ये OA, AB और ये C है, ठीक है। हम इसमें लिखते हैं इफ OA का मॉड बराबर 2AB का मॉड बराबर 3BC का मॉड, ये हो गया 24 यूनिट्स। जो भी यूनिट हम लेंगे, न्यूटन मीटर कुछ भी, अगर डिस्प्लेसमेंट है तो कुछ उस तरह से ले लेंगे, ठीक ना। ये एंगल दिया हुआ है मान लो 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री, लेट अस से, ठीक है। अब इसमें जो है सो इसका हमको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चाहिए, क्लियर। तो इसको बनाने का हमारे पास 2 तरीका है। एक तरीका तो यह है, हम इसको सॉल्यूशन लिखते हैं पहले, जैसे देखो सॉल्यूशन। एक तरीका तो सिंपल जो हम अभी बताए हैं, तो हम लिख सकते हैं वी हैव, ठीक है, OA प्लस AB प्लस BC, ठीक है, बराबर ये निकालना है आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो हम लिखते हैं सिग्मा FX। हालांकि ये तरीका बहुत अच्छा इस मेथड के लिए नहीं है, लेकिन क्योंकि पढ़ाए हैं तो चूंकि सब प्लस है तो उस हिसाब से लिखेंगे। अब देखो OA का वैल्यू कितना है, यहाँ से देखो OA बराबर 24, तो हम लिखेंगे 24 cos 60 डिग्री प्लस, ठीक है। हम लिखेंगे इसको, देखो AB कितना हो जाएगा, 2AB बराबर 24 है तो 12 आ जाएगा, तो 12 cos 30 डिग्री, ठीक है। और हो जाएगा कितना 8 प्लस 8 cos 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बाकी वैल्यू लिख सकते हो, इस पे आ जाएगा दिस इज कितना 12 cos हाफ, और ये हो जाएगा 6√3 और ये हो गया 4√2। एंड अगर सिग्मा FY लिखना चाहें y में लिखेंगे तो हम फिर लिखते हैं 24 साइन या cos 30 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट है दोनों
प्लस 12 cos 60। देखो इसका ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है सो ये निगेटिव हो जाएगा। हम क्वाड्रेंट कैसे चेक करेंगे? तो वेक्टर जो होगा उस वेक्टर के ये पे जो है सो हम लोग क्या करते हैं कि वेक्टर पे ये जो टेल है वहां पे ऑरिजिन मान लेंगे, किसी भी वेक्टर के टेल पे ऑरिजिन मान करके हम उसको जो है सो चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा सो कितना हो जाएगा माइनस 8 cos 45। इसका मतलब ये हो जाएगा दिस इज 12√3 प्लस 6 माइनस 4√2। ठीक है, अब मान लो ये वैल्यू फिर वही ax मान लेते हैं इसको, और ये वैल्यू हो जाएगा ay। सो अगर हम सिग्मा f लिखते हैं माने उसका इसका मोड, मतलब ये हो जाएगा OA प्लस AB प्लस BC, इसका मोड। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर का रूट अंडर, हम इतना लिख सकते हैं। और इसी में जो रिजल्टेंट का हम डायरेक्शन लिखते हैं tan थीटा, तो ये हो जाएगा ay बाई ax वेयर थीटा बराबर होगा एंगल विथ x एक्सिस, और एंगल किसका? तो जो रिजल्टेंट आएगा उसका एंगल विथ x एक्सिस, ये आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो तरीका बनाने का ये है। इसको हम लोग और दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। दूसरे तरीका से कैसे बना सकते हैं? देखो मेथड 2 जो ज्यादा अच्छा मेथड है, मेथड 2। पहले फिगर फिर से एक बार बनाना पड़ेगा, जो फिगर सामने रहेगा तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ये x है, ये y है, ये 60 डिग्री था, ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री ऐसा था। ठीक है, ये A B C। ठीक है, हम इसको लिखते हैं, वैल्यू दिया हुआ है, हम लिखेंगे वही है। दूसरा मेथड में देखो कितना ये अच्छा है, रिजल्ट तो सेम ही आना है, OA प्लस AB प्लस BC बराबर। अब OA को क्या करो कि वेक्टर फॉर्म में लिख, तो OA जो है सो 24 था, तो 24 था अगर, तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे? सो देखो, तो 24 cos 60i ये x में आ जाएगा प्लस 24 cos 30j ऐसा लिख। इसी तरह से AB जो होगा, AB को लिख दो। तो AB को अगर हम लिखते हैं तो AB को जैसे देखो वैल्यू कितना था, यहाँ से देखो AB बराबर 2AB बराबर 24, तो 12 हो गया। तो इसको हम लिखते हैं 12 cos 30i प्लस 12 cos 60j, इसको हम ऐसे लिख दें प्लस। अब ये जो है सो ये कितना था सो देख लो, 3BC बराबर 24, इसका मतलब BC बराबर 8, तो हम लिखेंगे प्लस 8 cos 45i माइनस 8 cos 45j ऐसे लिखेंगे। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि तीनों जो वेक्टर दिया हुआ है उसको i j के फॉर्म में हम लिख देंगे। अब सब i वाला एक साथ जोड़ते घटाने तो आता है, सब i वाला एक साथ j वाला एक साथ, तो हम इसको लिखते हैं दिस इंप्लाइज 24 cos 60 बाई 12, उधर से आ जाएगा प्लस 6√3 सब i वाला प्लस 4√2, ये i आ गया प्लस, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 12√3 और ये हो जाएगा प्लस 6 प्लस माइनस 4√2 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसका वैल्यू हम अगर लिखना चाहें तो ये यहाँ से वैल्यू आ जाएगा, अगर तुम चाहो तो थोड़ा सा मेरे को कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करके अगर दिखाएंगे
तो फिर हम इसमें बात करते हैं। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 12 और ये हो गया 6 गुने 1.73 प्लस 4 गुने 1.414, इस तरह से ये हो जाएगा I प्लस ये हो जाएगा 12 गुने 1.732 प्लस 6 माइनस 4 गुने 1.414 जी। इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम लोग कैलकुलेट अगर करेंगे तो कैलकुलेट करके हम जरा बता ही दें इसको। कैलकुलेटर तो है नहीं, देखते हैं इस पर। अगर वो कैलकुलेटर लेकर के लोग यार बैठना पड़ेगा, ठीक ना। हम मोबाइल से थोड़ा कैलकुलेट करके देख लेते हैं, माने वो एग्जैक्ट बना दें तो ज़्यादा सही है। देखते हैं इसमें, ये आ गया 1.732 गुने 6 10 हो गया, माने ये आ गया 12 प्लस 10.39 प्लस 14 चौका 56, ये हो जाएगा 5.656 कुछ ऐसा। ये I प्लस ये हो गया 732 लिख दो, ठीक ना। तो ये आ जाएगा कितना 2, तो ये आ जाएगा 20.78 और प्लस 6 माइनस 14 चौका 56 जी। ठीक है, अब इसको जो है हम पूरा एक बार लिख देते हैं। अब देखो ये हो जाएगा 12 10 22 माने 10.39 प्लस 5.656 प्लस 12, ये आ जाएगा 28.04 I प्लस ये आ जाए कितना 20 × 26.78 माइनस 5.656 21 हो जा रहा है, ये 21.12 ये हो जाएगा जी। इसका मतलब ये हो गया कि इसको अब हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, तो अब देखो लिखते हैं 28 0. सो फाइनली OA प्लस AB प्लस BC, इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, दिस कम्स टू, जब देखो कितना आ जाएगा 28.04 का स्क्वायर 28.04 का स्क्वायर प्लस ये आ गया 21.12 का स्क्वायर। इसको निकाल लेंगे स्क्वायर रूट वगैरह करके, ये निकाल के ही बताना पड़ेगा क्या यार। और tan थीटा अगर लिखते हैं tan थीटा तो ये हो जाएगा 21.12 बाई 28.04, यहाँ से थीटा निकल जाएगा और यहाँ से ये मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, मीटर निकल जाएगा। माने मेरा कहने का मतलब ये है कि कैलकुलेशन इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम समझते हैं कोई दिक्कत नहीं है। इसको जो है सो हम 1-2 प्रॉब्लम इसमें किए हैं, हम अगले वीडियो में फिर हम इसको एक 2 प्रॉब्लम करके इसको थोड़ा और एग्जॉस्टिव करेंगे। बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना है, 11th के बच्चा है तो वो ज़्यादा नहीं सीख मैंने प्रेशर झेल पाओगे। बाकी हमको लगता है कि ये सब चीज़ समझ में आ रहा होगा। हम अगला वीडियो में इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक ना, और इसको हम सवाल बनाते हैं। ठीक है, थैंक यू।